हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन है उसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो आप एक बात बताइए, क्या जो रेस्पिरेशन है वो कोई वॉलंटरी प्रोसेस है? क्या हम इसे मैनेज रोक सकते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं खुद से? नहीं, ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। डेफिनेटली ये सभी को पता है, लेकिन हम इस मॉडरेटली चेंज कर सकते हैं। इसकी स्पीड को कम या बढ़ कर सकते हैं, वो भी किस तरीके से? एक्सरसाइज, योगा, इन सब के थ्रू। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, बट अगर कोई ये बोले कि हम क्या इसे रोक सकते हैं तो वो नहीं कर सकते, पर हाँ हम इसे मेंटेन कर सकते हैं हमारी बॉडी टिश्यूज की डिमांड्स के हिसाब से। ठीक है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किसके थ्रू होता है। ये हमारी बॉडी में जो कंट्रोल करता है वो हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, सीएनएस कंट्रोल करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसमें जो मेनली प्राइमरीली हम बात करें तो मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ और समथिंग लाइक ब्रेन। ओके, तो अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी सेंटर होता है ना हमारे रेस्पिरेशन के लिए, वो होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन में हमारा मेड्यूला पोर्शन, तो हम लिख देते हैं मेड्यूला। ठीक है, जो मेड्यूला होता है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। तो ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है मेड्यूला हमारे रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए। एक अनदर सेंटर होता है और वो होता है क्या? पोन्स। पोन्स रीजन में एक सेंटर होता है और उस सेंटर को बोलते हैं हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पी से पोन्स है और पी से ही है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पोन्स एरिया में हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। तो प्राइमरीली कौन इसको रेगुलेट कर रहा है? प्राइमरी रेगुलेट कर रहा है मेड्यूला। ठीक है, और जो एक अनदर सेंटर है वो है हमारे पोन्स रीजन का न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वो भी हमारा रेगुलेशन रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है और इसके रिदम सेंटर को मेनली ये रिदम सेंटर को रेगुलेट करता है। इसके किसको? रिदम सेंटर को। तो आप एक बार बोलकर देखिए कि जो हमारा मेड्यूला है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है प्राइमरीली, और जो हमारा पोन्स रीजन है वो किसको रेगुलेट कर रहा है? वो हमारे रेस्पिरेशन की रिदम को मेंटेन कर रहा है, रिदम सेंटर को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, अब जब भी न्यूरल सिग्नल्स आते हैं सेंटर से, जो हमारी इंस्पायरेशन है उसको अल्टरनेट करने के या उसके ड्यूरेशन को कम करने के या बढ़ाने के, तो ये हमारी रेस्पिरेटरी रेट को उसी हिसाब से हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। जैसे ही न्यूरल सिग्नल्स आते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम से, वैसे ही ये हमारे रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है, रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या बात करते हैं? कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं जो हमारे रिदम सेंटर के पास में होते हैं। कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, ये है क्या? कीमोसेंसिटिव एरिया। ये कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे रिदम सेंटर के पास में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे रिदम सेंटर के पास में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? ये हाईली सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? कीमोसेंसिटिव एरिया ये हाईली सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयंस के लिए। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बढ़ती है, ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या होते हैं? ये कीमोसेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट होते हैं और ये स्टिमुलेट होकर सिग्नल्स भेजते हैं हमारे रिदम सेंटर को, और रिदम सेंटर के थ्रू ये सिग्नल्स पहुंचते हैं हमारे
लंग्स में और ये तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल देती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए कीमोसेंसिटिव एरिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के लिए सेंसिटिव होते हैं, ताकि जैसे ही हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस बढ़े तो इन्हें बॉडी से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का भी रोल होता है बट दैट इज इनसिग्निफिकेंट है वो। ठीक है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन में मेड्यूला पोर्शन, जो कि हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा कुछ जो अदर सेंटर्स होते हैं, रिदम सेंटर होते हैं, वो हमारे पोन्स में होते हैं और उस सेंटर को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसको आप पी से पी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पी में पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है और ये रिदम सेंटर भी होता है हमारा, जो कि रिदम को मेंटेन करता है और हमारी रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन करता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है हमारा, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन करता है। इसके बाद कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं जो कि हमारे रिदम सेंटर के पास प्रेजेंट होते हैं। ये कीमोसेंसिटिव एरिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन आयंस जो बढ़ते हैं, वैसे ही ये हमारे रिदम सेंटर को सिग्नल्स भेजते हैं ताकि जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको एडजस्ट करें और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में बढ़ी है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर सके और एक्सहेल कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर सके हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी पॉइजनिंग ना हो सके। ओके, इतना था आपका पोर्शन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का, जो कि एक न्यूरल रेस्पिरेटरी कंट्रोल था। ठीक है, तो ये किस टाइप का कंट्रोल था, न्यूरल कंट्रोल था। इसके अलावा हमारे हार्ट में आर्च होता है, एक एओर्टिक आर्च। ये एओर्टिक आर्च और एक आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना के दिखा देती हूँ। ये दोनों भी ये एओर्टिक आर्च एंड ये कैरोटिड आर्टरी, इन पर भी कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस बढ़ती हैं तो ये भी रिदम सेंटर को, ये रिसेप्टर्स भी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको प्रॉपर समझ आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।